Hello everybody, good afternoon. Welcome to Unacademy. Let's crack UPSC CSC हिंदी. This is me, चंचल कुमार शर्मा और प्राचीन भारत का इतिहास 11th राम शरण शर्मा की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है. ये सेशन हमारा पिछले टाइम नहीं हो पाया था 22 तारीख को, ख़राब मौसम और भारी बारिश के कारण, तो इसलिए आज इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आज के सेशन में हम दो चीज़ें देखेंगे. पहला तो जो संगम काल, हमने सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ देखा था, उसमें हमारा चोल, चेर और पांड्य राजाओं के बारे में हमने डिस्कशन किया था. उसमें हमारा बच गया था संगम काल. तो संगम साहित्य, संगम काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण है. अपने आप में तमिल इतिहास को, दक्षिण के इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत है. संगम साहित्य के द्वारा हम लोग जान पाते हैं कि किस प्रकार की उस समय सुदूर दक्षिण में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति थी. इसके साथ हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल में, जब हमारे यहाँ बैक्ट्रियन, यूनानी, शक, कुषाण आदि आए, उस काल में किस प्रकार का शिल्प, व्यापार और कला रहा है. खास करके यूनान, रोम के साथ में हमारा बहुत ज़्यादा व्यापार उस समय हुआ है. चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आप में से जो कोई भी इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, मेरे और दूसरे एजुकेटर्स के साथ अपने यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है, तो वो गेट सब्सक्रिप्शन में जाए. और अनअकैडमी के दो ऑप्शन है आपके पास सब्सक्रिप्शन के. एक नया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, एक नॉर्मल रेगुलर सब्सक्रिप्शन है. तो ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे तैयारी करना होती है, कैसे पढ़ना होता है. एकदम रूरल बैकग्राउंड से या रिमोट एरियाज से आते हैं, जिनके पास किसी प्रकार का कोई गाइडेंस भी नहीं है, जिनके पास किसी प्रकार के कोई नोट्स कुछ भी नहीं है. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी का ये रेगुलर सब्सक्रिप्शन के अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच, मोटिवेशन, गाइडेंस, स्टडी ट्रैकर, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टारगेटेड करंट अफेयर्स, सब कुछ अवेलेबल होगा. और 2 साल का हमारा ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 99,000 का है. बट जैसे ही आप CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे, इस कोड को यूज़ करने के बाद वो 89,100 का होगा. और 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो 64,000 का है, वो आपका 57,600 में होगा आफ्टर यूजिंग द कोड CKLIV. इसके अलावा नॉर्मल रेगुलर सब्सक्रिप्शन भी है जो 1 साल का 39,600 होगा. इसके लिए आपको CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करना है. और 2 साल का CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद 57,600 में होगा. इस सब्सक्रिप्शन में आपको कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की, GS, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, ऐसे, CSET, सब कुछ ऑप्शनल भी, इसमें ऑप्शनल भी होगा. और जब आपका मेंस निकलेगा तो मॉक इंटरव्यू की भी व्यवस्था इसमें रहती है. कुल मिला के घर बैठे कंप्लीट रूप से आप 2 साल के लिए आपका पूरा रिवीजन वगैरह सब मिलाकर A to Z प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ. और जो लोग एक बार में पे नहीं कर सकते, वो EMI का ऑप्शन भी अपना सकते हैं. और आप लोग जो CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करने वाले हैं, CK लाइव रेफरल कोड क्यों? बिकॉज मेरे साथ आप अपना GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में इकोनॉमिक्स, पेपर 4 ऐसे, इंटरव्यू, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल, ये सब आपको अवेलेबल होता है. साथ में मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको सिलेक्शन तक अवेलेबल होगा. तो यूज़ दिस कोड CKLIV, तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ हो सकता है. इसमें आप लोगों का डेली आंसर राइटिंग से लेकर हर चीज़ कवर होगी. तो अध्याय 18 जो हम पढ़ रहे थे, इसमें तमिल, ठीक है, भाषा और संगम साहित्य, तो हमारा संगम बचा हुआ था. संगम को एक बार देख लेते हैं. आपने हिस्ट्री में कई बार संगम के बारे में पढ़ा होगा. तो संगम काल और संगम साहित्य क्या है? तो संगम ध्वल्स बेसिकली तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन. अच्छा, संगम का क्या अर्थ होता है? संगम का मतलब होता है मिलना या इकट्ठा होना. ठीक है, शाब्दिक रूप से अगर हम संगम का अर्थ देखें तो संगम मतलब इकट्ठा होना. जैसे
आप देखते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। कहाँ पर? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो उसको हम, ठीक है, संगम कहते हैं। संगम का मतलब होता है मिलना, ठीक है, या इकट्ठा होना। जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसको हम संगम कह सकते हैं। तो बेसिकली संगम वही होता है, ठीक है, मिलना। तो तमिल कवियों का कोई संघ या सम्मेलन जिसमें वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने बहुत सारे तमिल साहित्य को, ठीक है, एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर स्टोर किया, लाकर संग्रह किया, तो ये संगम के नाम से जाना जाता है। और ये संभवतः किसी सामंत या राजा के आश्रय में होता था। मतलब इसके लिए कोई राजा, कोई सामंत, उसका आश्रय हुआ करता था। उसके आश्रय मतलब संरक्षण, किसी राजा या सामंत के संरक्षण में आयोजित हुआ करता था। परंतु यह ज्ञात नहीं है कि संगम की संख्या कितनी थी और कब कब बैठकें होती थी। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि संगम हुआ था, कई बार ये बैठकें, सम्मेलन कई बार हुआ, परंतु एग्जैक्ट हमें अभी तक ये पता नहीं है कि कितना जो है बार ये बैठकें हुई हैं, ये सम्मेलन हुआ है। तो कुल मिलाकर संगम की संख्या, इसके बारे में हमें अभी तक क्लियर कुछ पता नहीं है। और ये कब कब हुआ है, जैसे हमने बौद्ध संगीति के बारे में बात की थी, तो हमने देखा कि 4 बौद्ध संगीति हुई, याद होगा आप लोगों को। पहली अजातशत्रु के टाइम, दूसरी कालाशोक के टाइम, तीसरी अशोक के टाइम और चौथी कनिष्क के टाइम। तो बौद्ध संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ, इनके बारे में हम जानते हैं कि ये कब कब हुई थी, कितनी बार हुई थी। लेकिन संगम के बारे में हम नहीं जानते कि ये टोटल कितने संगम हुए, मतलब कितनी संख्या है इनकी, 10, 15, 20, 50, और कब कब इनकी बैठक हुई, ये भी हमें क्लियर नहीं है। तो बेसिकली संगम है क्या? इस स्लाइड से हमें क्या समझ में आया कि संगम क्या है? तो आपको ये क्लियर हो गया, संगम तमिल कवियों का, ठीक है, यह कोई संघ या सम्मेलन हुआ करता था। दूसरा पॉइंट, ये किसी राजा के संरक्षण में, आश्रय में होता था, ठीक है। और संगम की संख्या और इसकी बैठकों की तारीखों के बारे में हमें बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसमें संगम में और कुछ चीज़ें, ईसा की 8वीं सदी में लिखी गई संगम की तमिल टीकाओं में कहा गया है कि 3 संगम 9,900 वर्ष तक चले। 990, तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति लगता है। एक ईसा की 8वीं सदी में जो संगम की टीकाएं लिखी गई है, इसमें ऐसा बोला गया है कि टोटल 9,990, लगभग 10,000 साल तक ये संगम चलते रहे, ठीक है। 9,990 साल तक चलते रहे, 10,000 साल तक, और 3 संगम हुए टोटल, ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ये फैक्ट आपको लग रहा होगा कि ये मन से लगाया हुआ है, अतिशयोक्ति है, अतिरंजन है, परंतु हमें यही मिलता है लिखा हुआ कि 9,990 वर्ष तक ये चलते रहे। इनमें लगभग 8,500, 8,598 कवि इसमें जुटे, और लगभग 197, 200 लगभग पांड्य राजा इनके संरक्षक थे, संपोषक थे, जिनके आश्रय में इतने सारे कवि जुटे और उन कवियों ने ये संगम या सम्मेलन किया। ये आंकड़े थोड़े से हमें लगता है कि ये आंकड़े अतिशयोक्ति हैं, ठीक है। लगभग 200 पांड्य राजाओं ने इनका संरक्षण किया। इनमें लगभग 8,500, 8,598 कवि जुटे, और ये चलता भी कितने समय तक रहा? 9,990 वर्ष तक। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा, है ना। तो यह सब अतिरंजन मात्र है, ऐसा माना जाता है, नो डाउट कि ये बहुत ज़्यादा है। 10,000 साल तक, 10,000 साल तक कोई चल नहीं सकता सम्मेलन, ठीक है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि मदुरई में, मदुरई कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु में है। मदुरई में संगम राजाश्रय में आयोजित होते थे, ये क्लियर है। मतलब संगम के बारे में हम क्या समझ सकते हैं? संगम के बारे में ये चीज़ क्लियर है, इतना तो कि संगम जो है ये तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित हुए, और ये राजाओं के आश्रय में, संरक्षण में आयोजित हुए।
लेकिन इसकी संख्या को लेकर तो हम लोग यही मान सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि लगभग 3 संगम हुए और ये 3 संगम लगभग 10,000 साल तक चले। ये बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है, दिखाई देता है। इन सम्मेलनों द्वारा रचित संगम साहित्य जो उपलब्ध है लगभग 300 से 600 ईस्वी के बीच संकलित किया गया। तो ये जो सम्मेलन हुए थे जहाँ पर ये कवि जुड़ते थे, जहाँ पर ये लेखक जुड़ते थे, तो ये सभी ने मिलकर जो साहित्य रचा, जिस साहित्य की रचना की, हमें ऐसा लगता है कि वो 300 से 600 ईस्वी के बीच में कलेक्ट हुआ है पूरा। ये संकलन की बात हो रही है। जो कुछ भी उन्होंने लिखा संगम साहित्य, उसका संकलन ईसा की 300 से 600 ईस्वी के बीच में हुआ है। मतलब लगभग 300 सालों में ये पूरा के पूरा इतिहास, ठीक है, ये पूरा साहित्य जो उपलब्ध है हमारे पास, ये हमने कलेक्शन किया है। तो यहाँ से हमें बस ये समझना है कि चाहे वो कितने भी वर्ष के बारे में बोल रहा हो, लेकिन ये पक्का है कि ये हुए हैं तमिलनाडु के मदुरई में, राजाओं के संरक्षण में, और ये 300 से 600 ईस्वी के बीच में सारा के सारा साहित्य कलेक्ट हुआ है, ठीक है, संकलित हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? संगम साहित्य को अब थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। संगम साहित्य मोटे तौर पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है। 2 समूह कौन से हैं जिनमें हम इनको बांट सकते हैं? पहला आख्यानात्मक और दूसरा उपदेशात्मक। तो जितना भी संगम साहित्य है वो एक है आख्यानात्मक और दूसरा है उपदेशनात्मक। अब इनके नाम भी हैं। ये जो आख्यानात्मक ग्रंथ हैं इनको बोलते हैं मेल कणक्कु। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा याद करने वगैरह में, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर। आख्यानात्मक ग्रंथों को मेल कणक्कु या 18 मुख्य ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ये 18 है, संख्या में 18 मूल ग्रंथ हैं जिन्हें मेल कणक्कु कहते हैं, और ये आख्यानात्मक ग्रंथ हैं, ठीक है। इनमें 8 पद्य और 10 ग्राम्य गीत, मतलब 8 ग्रंथों की रचना पद्य में की गई है और 10 ग्रंथों की रचना गीतों के रूप में, गद्य, ठीक है, आप समझते हैं पद्य और गद्य, तो ये गद्य के रूप में और पद्य के रूप में, दोनों रूप में। तो आख्यानात्मक है मेल कणक्कु, ये 18 हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ का नाम है कील कणक्कु। तो 2 नाम याद रखना है बस, एक मेल कणक्कु जो आख्यानात्मक है और दूसरा कील कणक्कु जो उपदेशात्मक है, और ये 18 लघु ग्रंथ है 18 ये और 18 ये। तो ये 18 मुख्य ग्रंथ हैं और ये 18 लघु ग्रंथ हैं उपदेशात्मक। तो टोटल 36 हो गए। मेल कणक्कु मतलब, मेल कणक्कु का मतलब हो गया, अब ये तमिल भाषा में, अब हम तो हिंदी बोलते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये मेल कणक्कु कील कणक्कु क्या होता है, तमिल लैंग्वेज में है, तो इसलिए इतना ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये कहाँ से आ गया शब्द, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 प्रकार के संगम साहित्य हैं, एक आख्यानात्मक और एक उपदेशात्मक। आख्यानात्मक मतलब जब आप कोई भी मामले में, ठीक है, प्रवचन या आप देते हो कोई भी अपना संबोधन, उसको कहते हैं आख्यान। संबोधित किया जाता है जब किसी को, तो ये आख्यानात्मक होता है, ठीक है। तो आख्यानात्मक ये मेल कणक्कु 18 मुख्य ग्रंथ, और उपदेशात्मक तो कील कणक्कु 18 लघु ग्रंथ। चलिए अगला, दोनों तरह के संगम ग्रंथों में समाज के विकास की कई अवस्थाएं दिखाई दी। सबसे बड़ी बात क्या है, संगम ग्रंथों का महत्व क्या है? संगम ग्रंथों का महत्व इस बात में है कि इन संगम ग्रंथों के द्वारा हमें उस समय के समाज के विकास की, ठीक है, क्या दिखाई देती है, कई सारी अवस्थाएं दिखाई देती। हमें पता चलता है कि उस समय का समाज किस प्रकार का था, किस प्रकार के लोग थे, कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसी सामाजिक व्यवस्था थी। पता कैसे चलेगा? जब तक आप इनका अध्ययन नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि सुदूर दक्षिण में इतिहास किस प्रकार से शुरू हुआ, किस प्रकार से वहाँ के लोगों का रहन सहन था, ठीक है, क्लियर।
तो इनमें आख्यानात्मक ग्रंथों को वीर गाथा काव्य कहते हैं। जो मैंने अभी आपको आख्यानात्मक बताए थे, एक आख्यानात्मक एक उपदेशनात्मक, तो ये जो मेल कड़क हुए उन्हें वीर गाथा काव्य कहते हैं, जिनमें वीर पुरुषों की कीर्ति गाई गई। तो आख्यानात्मक ग्रंथों में आख्यान है, वीर पुरुषों से जुड़े हुए, ठीक है, कई प्रकार की गाथाएं हैं उनकी, ठीक है, वीरता से संबंधित कीर्ति गाई गई है, मतलब उनकी प्रशंसा की गई है, और निरंतर चल रहे युद्ध और पशु हरणों का बारंबार उल्लेख है। तो इस पूरे ग्रंथों से हमें ये पता चलता है कि उस समय बहुत ज़्यादा युद्ध आदि चलते रहते थे, लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे, कई बार पशुओं के लिए, कई बार किसी और कारण से। और पशु हरण मतलब किसी के जानवरों को ले जाना, ठीक है, हरण कर लेना, इसका बार बार उल्लेख है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि तमिल लोग आरंभ में पशुचारक थे। जब हम चोल, चेर और पांड्य का इतिहास देख रहे थे, तब चोल, चेर और पांड्य में भी मैंने आपको बताया था कि ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। चोल, चेर और पांड्य तीनों ही तमिलनाडु और कर्नाटक के आसपास राज्य किया करते थे उस काल में। तो तमिल लोग जो थे आरंभ में वो पशुचारक थे। इस मामले में ये आर्यों की तरह है। आर्य में भी हमने देखा था ना, जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे, याद करो, ऋग्वैदिक काल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वैदिक काल के लोग पशुचारक थे, जनजातीय थे। वो पशुओं को चराना उनका मेन पेशा या व्यवसाय हुआ करता था। बाद में हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में वो खेती करने लगे, स्थायी रूप से ज़्यादा रहने लगे, ठीक है। ये तमिल लोग भी उसी प्रकार से आरंभ में पशुचारक थे, ये संगम ग्रंथों से हमें पता चलता है। सबसे पुराने महापाषाणिक, हमने महापाषाणिक संस्कृति की बात की थी, वो लोग जो कब्रों के आसपास बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिया करते थे, पत्थर की बड़ी बड़ी कब्रें बनाया करते थे, उनको हमने मेगालिथिक कल्चर के नाम से बोला था। क्या कहा था हमने? महापाषाण लोग, मेगालिथिक, जहाँ से शुरुआत होती है सुदूर दक्षिण के इतिहास की, वहाँ से आरंभ होता है। तो ये महापाषाणिक लोग मूलतः पशुचारक, शिकारी या मछुआरे मालूम होते हैं, हालांकि वो चावल भी पैदा किया करते थे। तो महापाषाणिक लोग, जहाँ से हम दक्षिण का इतिहास देखते हैं, वो भी हमारी तरह पशुचारक ही थे, ऐसा हमें आभास होता है। संगम ग्रंथों के अलावा कुछ और ग्रंथ जैसे तोलकाप्पियम, ये पूछा भी गया है क्या है, किसमें क्या है। यहाँ पर आपको बोरिंग लगेगा, यहाँ पर आपको लगेगा ये क्या पढ़ रहे हैं, हंसी भी आएगी इनके नाम देखकर, पर फिर एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तब आपको रोना आएगा। अभी आप लोग बोर हो रहे होंगे, इधर उधर दिमाग जा रहा होगा, हंसी आ रही होगी, पर ये बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आता है। संगम हमारे देश की कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप इसको ये सोच के छोड़ दें कि ये पढ़ के क्या फ़ायदा, इससे कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आप गलत फहमी में हैं। भले ही ये दक्षिण के इतिहास से जुड़ा है, भले ही ये तमिल भाषा के कई सारे शब्दों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पर फिर भी ये हमारे ही देश का इतिहास है। तो अगर कभी आप ये नाम सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा। संगम साहित्य बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो अगर कुछ भी आपका दिमाग नहीं भी लग रहा है तो भी देखो, कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, हमारा मन करे ना करे। यूपीएससी में सब कुछ जो भी सिलेबस में है ना, वो सब आपके इंटरेस्ट का नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उस सब में आपको मज़ा आए, बस हमें तो मज़ा चाहिए। कुछ लोग तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ मज़े के लिए आते हैं, वो कोई भी सेशन अटेंड करें, उन्हें तो बस आनंद आना चाहिए। मतलब तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं पर उन्हें आनंद चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में आनंद नहीं आएगा, वो नीरस लगेगी, बोरिंग लगेगी, पर पढ़ना तो पड़ेगा। क्या आप सिर्फ वही पढ़ के आईएएस बन जाओगे जिसमें आपको मज़ा आ रहा है? क्या हम वही चीज़ पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं जिसमें हमें आनंद आता है? बस जिसमें हमें आनंद नहीं आ रहा वो हमारे काम का नहीं है क्या? जिसमें काम जो हमारे जिसमें आनंद नहीं आ रहा है, जिसमें रस नहीं आ रहा है, वो भी काम का है। पढ़ना तो वो भी पड़ता है। इस चक्कर में कई लोग आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ते, कई लोग डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ते, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ते, साइंस एंड टेक नहीं पढ़ते, एथिक्स ठीक से नहीं पढ़ेंगे, फिर बाद में बोलेंगे हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। 3-4 चीज़ें पढ़ते रहोगे खाली तो निकलेगा आपका यूपीएससी? बिल्कुल आते हैं। संगम ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण है। संगम काल ये हमारे इतिहास का भी मामला है
और ये हमारी कला और संस्कृति का भी मामला है, ये साहित्यिक स्रोत है हमारे पास। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये विरासत है हमारी। तो फिर आप समझें कि इन संगम ग्रंथों के अलावा एक और ग्रंथ है तोलकाप्पियम। ये जो तोलकाप्पियम है ना, ये क्या है? ये तमिल भाषा के व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, मतलब तमिल ग्रामर, ठीक है, ग्रामर, व्याकरण। तो ये क्वेश्चन में इस प्रकार से आएगा, ठीक है, नाम दे देगा आपको ग्रंथ का और सामने दे देगा कि ये ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है। तो तोलकाप्पियम जो है वो तमिल भाषा को क्या है, ठीक है, तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ है, ग्रामर और अलंकार शास्त्र का, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में हम पढ़ते हैं ना अष्टाध्यायी, किसने लिखा अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी लिखा पाणिनि ने। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी संस्कृत के व्याकरण का ग्रंथ है। बात समझ में आया? जैसे अष्टाध्यायी संस्कृत के ग्रामर व्याकरण का पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है ना, वैसे ही तोलकाप्पियम ये संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ, वह तमिल का व्याकरण ग्रंथ है, तमिल भाषा का व्याकरण शास्त्र और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है तोलकाप्पियम। इसके अलावा एक और ग्रंथ है तमिल, तिरुकुरुल। तिरुकुरुल जो है इसमें दार्शनिक विचार और सुक्तियाँ हैं। तो तमिल भाषा का एक और बड़ा ग्रंथ है, दार्शनिक विचार और सुक्तियाँ इसमें तिरुकुरुल में है, ठीक है। इसके अलावा दो महाकाव्य, देखो ये याद रख लेना ध्यान से, इसको दिमाग में बैठा लो। तमिल भाषा के दो महाकाव्य हैं, एक का नाम है सिलप्पदिकारम और दूसरे का नाम है मणिमेखले। ये नाम याद रख लेना आप। तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियम व्याकरण और अलंकार का ग्रंथ है तमिल, ठीक है। सिलप्पदिकारम क्या है? महाकाव्य है। और मणिमेखले क्या है? ये भी महाकाव्य है। और इन दोनों की रचना ईसा की 6ठी सदी के आसपास में हुई है। दो महाकाव्य हैं तमिल भाषा के, सिलप्पदिकारम और मणिमेखले। अब ये है क्या? ये क्या है? ये महाकाव्य। देखो इनमें से ये जो पहला है कौन सा? सिलप्पदिकारम। सिलप्पदिकारम तमिल साहित्य का उज्ज्वल रत्न माना जाता है। तमिल साहित्य का उज्ज्वल रत्न कौन सा माना जाता है? सिलप्पदिकारम को माना जाता है। इसमें एक प्रेम कथा वर्णित है। दरअसल एक व्यक्ति है अमीर जिसका नाम है कोवलन। उस कोवलन नामक व्यक्ति, ठीक है, उसने अपनी धर्मपत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके कावेरी पट्टनम की माधवी नामक एक वेश्या से प्रेम किया। उस कहानी को लेकर तो कोवलन और माधवी की प्रेम कथा, ठीक है, कोवलन और माधवी की प्रेम कथा जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? वो आपको सिलप्पदिकारम, इसको तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न कहा जाए। हमारा दिमाग में आता है कि ये कोई काम का नहीं है। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा तमिल साहित्य की बात हो रही है, तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न है ये सिलप्पदिकारम। बहुत बढ़िया महाकाव्य माना जाता है। कोवलम और माधवी की प्रेम कहानी, माधवी एक वेश्या है, प्रोस्टिट्यूट है, और कोवलन एक अमीर है, ठीक है, संभ्रांत वर्ग का व्यक्ति है। इससे कन्या की उत्पत्ति होती है और उसी के बाद में फिर ये वाला अगली कड़ी में मणिमेखले लिखा हुआ है। ये जो मणिमेखले है ना, इन दोनों कोवलन और माधवी से जो पुत्री पैदा होती है उसके ऊपर लिखा हुआ है मणिमेखले। तो ये दो महाकाव्य हैं। मेरी बात समझ में आ गया? क्लियर? ये दो हमारे नाम हैं। एक तमिल साहित्य का, नोट कर लो इसको, तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न किसे कहा जाता है? तो तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न कहा जाता है सिलप्पदिकारम को। और उसी के बाद अगली कड़ी में एक ऐसा बोल सकते हो पार्ट 1 पार्ट 2, ये मणिमेखले इसी के आगे की कहानी, ठीक है। एक आधा भाग सिलप्पदिकारम में है और आधा भाग मणिमेखले में है, ठीक है। ये दोनों सिलप्पदिकारम और मणिमेखले। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तमिल भाषा का व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो दो क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बता दिए, ठीक है। फिर ये नाम सिलप्पदिकारम और मणिमेखले क्या है? ये तमिल भाषा के महाकाव्य।
जैसे हमारे यहाँ कालिदास ने लिखा ना, कौन सा, रघुवंश। जैसे कालिदास ने रघुवंश लिखा, कुमार संभव लिखा है कि नहीं लिखा है? वैसे ही ये तमिल भाषा के महाकाव्य, जैसे रामायण लिखा वाल्मीकि ने, वेदव्यास का महाभारत, वैसे ही ये महाकाव्य है तमिल भाषा का। कौन सा? सिलप्पदिकारम और मणिमेखले। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संगम साहित्य के प्रचुर अंश ईसवी सन की आरंभिक सदियों में लिखे गए, हालांकि उनका अंतिम संकलन 600 ईसा के आसपास हुआ था। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हमें क्लियर है कि संगम साहित्य, ठीक है, ये ईसवी सन की आरंभिक सदियों में लिखा गया है और 600 ईसा के आसपास इसका अंतिम रूप से संकलन किया गया है। तो वो जो 9990 वर्ष की बात थी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? अतिशयोक्ति है। चलो, ये हो गया संगम। अब आते हैं अध्याय 19 के ऊपर। बस इतना ही पढ़िएगा, संगम में आपका काम इतने से चल जाएगा। पर हाँ, पढ़ना ज़रूर है, पता होना चाहिए संगम कब से कब तक हुए हैं, इनका संकलन कैसे हुआ, इसमें क्या क्या है और कौन कौन से ग्रंथ प्रमुख हैं, जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अध्याय 19 में मौर्योत्तर काल में, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद में जो दूसरे आए, कौन आए? जैसे हमने देखा शुंग आए, कण्व आए, सातवाहन आए, ठीक है, ये आए। इसके अलावा हमने देखा इंडो यूनानी आए, जिन्हें इंडो बैक्ट्रियन भी कहते हैं। हमने देखा शक आए, कुषाण आए, ठीक है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। तो ये इस काल का शिल्प कैसा था, व्यापार कैसा था और इस काल के नगर कैसे थे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अब देखो, शकों के बारे में मैंने बताया था, 5 शाखाएं थी। सबसे बड़ा प्रतापी शक शासक कौन हुआ? रुद्रदामन प्रथम। इसके अलावा कुषाण, जिसमें मैंने कनिष्क के बारे में आपको बताया था। सातवाहन, जिन्हें दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, गौतमी पुत्र शातकर्णी, और ये मातृतंत्रात्मक समाज माना जाता है। इनका 200 से 300 ईस्वी के आसपास का जो काल था, और प्रथम तमिल राज्यों का युग जो हमने अभी देखा, प्राचीन भारत के शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना है ये? क्योंकि ये समय हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो शिल्प में और वाणिज्य में बहुत व्यापार फला फूला हमारा, बड़ी मात्रा में भारत में से जो है निर्यात हुआ और बाहर से हमारे देश में स्वर्ण सोना आया इस काल में। तो ये व्यापार और वाणिज्य के चरम उत्कर्ष का काल माना जाता है शिल्प के मामले, ठीक है, ये वाला काल। मौर्य पूर्व काल के दीघ निकाय में लगभग 24 प्रकार के व्यवसाय हैं। अगर हम मौर्य पूर्व काल की बात करते हैं, ठीक है, तो उस समय हमें लगभग 24 प्रकार के व्यवसाय दिखाई देते हैं, लेकिन इस काल में हमें 36 प्रकार के व्यवसाय दिखाई दे, 36 प्रकार के व्यवसाय। तो सीधी बात है कि मौर्य काल की अपेक्षा व्यापार वाणिज्य और बड़ा, नए नए व्यवसाय आए। व्यवसाय मतलब नए नए काम, व्यापार के नए नए, ठीक है, हम देख सकते हैं कि एक प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई देने लगी, ठीक है, व्यापार की नई नई शाखाएं हो गई। तो व्यवसाय अलग अलग प्रकार के 36 प्रकार के व्यवसाय यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। तो जहाँ वो पहले 24 थे, इस काल में बढ़कर 36 प्रकार के व्यवसाय हमें दिखाई देते हैं। मिलिंद पन्नों के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, कौन बताएगा? क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको बताया भी था। मिलिंद पन्नों, चलो आप लोगों को याद है कि नहीं, चेक करते हैं, जल्दी से आंसर दो। मिलिंद पन्नों किस शासक से जुड़ा है? मिलिंद पन्नों का संबंध किस राजा से है? जल्दी जल्दी। मिलिंद पन्नों का संबंध किस राजा से है? वेरी गुड, यहाँ पर आंसर्स आए हैं कई लोगों के। स्टडी मटेरियल, अभिषेक, अभिराज, रेणु, इंद्रराज, सलोनी,
इनकलाब, निधि, सबिता, अमित। गलत है अमित आपका आंसर, कनिष्क नहीं होगा। रुमिल, शिल्पी, शशांक। बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। सही आंसर आपको पता है कि हिंद यूनानी शासक, इंडो बैक्ट्रियन शासक जो था उसका नाम था मिनांडर, ठीक है, या नागसेन। नागसेन बौद्ध भिक्षु था। नागसेन उसका नाम नहीं था, उसका नाम था मिनांडर या मिलिंद। शासक का नाम था मिलिंद या मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिनांडर का जो प्रश्नोत्तर हुआ था, ठीक है, मिलिंद ने प्रश्न पूछे थे और नागसेन ने उसके उत्तर दिए थे। इसी को हमने जाना था मिलिंद पन्नों के नाम से, ठीक है, मिलिंद पन्नों के नाम से। तो मिलिंद पन्नों या मिलिंद के प्रश्न में, पन्नों मतलब प्रश्न, 75 व्यवसाय गिनाए गए। ये देखो मिलिंद पन्नों में तो 75 व्यवसाय आ गए, पहले तो 36 ही दिखाई दे रहे थे, जिनमें 60 विविध प्रकार के शिल्पों से, अलग अलग प्रकार के शिल्प, ठीक है। यहाँ पर व्यवसाय कितना ज़्यादा हो रहा है, इतने सारे अलग अलग प्रकार के व्यवसाय हमें यहाँ पर इस काल में दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देखो कपड़ा बनाने, रेशम बुनने, हथियार और विलास की वस्तुओं के निर्माण में भारी प्रगति हुई। तो बहुत ज़्यादा प्रगति दिखाई देती है अलग अलग हस्तशिल्पों में, जैसे कपड़ा बनाने या रेशम बुनने में हो, हथियार या विलासों की वस्तुओं के निर्माण में। मथुरा, ठीक है, शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का बड़ा केंद्र हो गया था। तो मथुरा इस काल में एक बड़ा ही प्रसिद्ध नगर हुआ अपने, ठीक है, कलाकारी के कारण, अपने केंद्र के कारण वस्त्र निर्माण के। दक्षिण भारत के कई नगरों में रंगरेजी उन्नत शिल्प थी। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपनगर उरैयूर में ईंटों का बना रंगाई का हौज मिला है। हौज समझते हैं आप लोग? कभी आपने देखा हो कि ऐसा चारों तरफ से रेक्टेंगल में होगा, ठीक है, और उसमें कई बार जानवर वगैरह के पानी पीने के लिए भरा जाता है या किसी और काम के लिए भर दिया जाता है, तो उसमें पानी भरा होता है, उसको कहते हैं हौज, और वो रंगाई के काम में आता है, ठीक है। हौज जो मिला है उरैयूर में, ईंटों का जो हौज मिला है, ये रंगाई के काम में आता है। जैसे उसमें आप कलर डाल दो, ठीक है, और उससे आप अपना कोई भी कपड़ा वगैरह रंग सकते हो, तो ये रंगाई, इसको रंगरेजी भी बोलते हैं। रंगरेजी, कलर करना, रंगरेजी या कलर करना, ये उन्नत अवस्था में दिखाई देता है। तो हमें जो हौज मिला है वो हौज इसी प्रकार का एक उदाहरण है कि जहाँ पर कपड़ों या वस्त्रों का क्या किया जाता होगा, कलर किया जाता, रंग उनको जाता होगा। रोम की कांच की वस्तुएं तक्षशिला और अफगानिस्तान में मिलती है, लेकिन भारत में कांच ढालने की जानकारी ईसवी सन के आरंभ में आकर प्राप्त की और उसे चोटी पर पहुंचाया। तो अगर हम रोम की कांच की वस्तुएं देखें तो वो हमें दिखाई देती हैं तक्षशिला में, अफगानिस्तान में, परंतु भारत को कांच से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, इसकी जानकारी ईसवी सन के आरंभ में आकर मिली, ठीक है। इसी तरह मौर्योत्तर स्तरों में रत्न तुल्य पत्थरों के मनके, मतलब जैसे आप लोग कुछ पत्थर देखते होंगे ना जो रत्न के बराबर माने जाते हैं हमारे, जैसे पन्ना, मूंगा, आपने कई बार अपने हाथों में कई लोग पहनते हैं। रत्न तुल्य पत्थर जो रत्न की कैटेगरी में आते हैं, पन्ना, मूंगा या ऐसा कोई और आपने रत्न धारण किया हो कभी अपने हाथ में, तो मौर्योत्तर स्तरों में रत्न तुल्य पत्थरों के मनके, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, इनको मनके कहा जाता है। ये मनके हैं या मणियाँ बड़ी संख्या में मिलते हैं। इन्हीं में शंख के बने मनके और कंगन भी पाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद सिक्कों की ढलाई, इस काल में सिक्कों की ढलाई एक और महत्वपूर्ण शिल्प माना जाता, और यह काल सोने, चांदी, तांबे, कांसे, शीशे और पोटीन के तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। तो मौर्योत्तर काल में एक और पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, क्या? सिक्के की ढलाई, ठीक है, सिक्के की ढलाई एक और क्या होगा, महत्वपूर्ण यहाँ पर शिल्प होगा। कपड़े और कांच और उसके साथ रेशम और उसके साथ में हमने शिल्प में सिक्कों की ढलाई को भी ऐड कर लिया। इसके साथ
विभिन्न ग्रंथों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के शिल्पियों की कम से कम 24-25 श्रेणियां, श्रेणी क्या होता है, श्रेणी आपने सुना होगा, शिल्पी लोग आपस में संगठित होते थे और उनके संगठन का नाम श्रेणी होता था। कैसे समझें इसको, जैसे आज हम देखते हैं ना व्यापारियों का एसोसिएशन होता है, कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन, ठीक है, कांच व्यापारी एसोसिएशन, वुडन लकड़ी व्यापारी एसोसिएशन, तो व्यापारी एसोसिएशन होता है ना, ऐसा ही व्यापारियों का जो संघ होता था जिनमें वो संगठित होते थे उनको कहते थे श्रेणी। ये बहुत पूछा गया है कई सारी एग्जाम में, श्रेणी क्या है, तो श्रेणी व्यापारियों का क्या है, संघ, जिसके अंतर्गत वे संगठित होते थे। क्लियर, तो ये श्रेणी, और ऐसा माना जाता है कि उस काल में शिल्पियों की कम से कम 24-25 श्रेणियां, इतने एसोसिएशन, ठीक है, इतने एसोसिएशन हमें दिखाई देते हैं। अभिलेखों से ज्ञात अधिकतर शिल्पी मथुरा क्षेत्र में और पश्चिमी दक्कन में जमे हुए थे, जो पश्चिमी समुद्र तट की ओर जाने वाले व्यापार मार्ग पर पड़ते थे। तो अगर आप देखोगे कि पश्चिम का जो हमारा समुद्र तट है, गुजरात और इसके आसपास का, वहाँ तक जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग था उस पर आप देखोगे कि मथुरा, ठीक है, और कुछ क्षेत्र पड़ते थे। इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रक्रिया थी भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच फूलता फलता व्यापार। ये बड़ी बात है, इस काल में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में बड़ी मात्रा में व्यापार फला और फूला। आई मेरी बात समझ में आपको? इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रक्रिया मानी जाएगी हमारे और रोमन साम्राज्य के बीच में होने वाला व्यापार, और आरंभ में यह व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग से होता। तो शुरुआत में क्या होता था कि शुरुआत में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में होने वाला ये व्यापार अधिकांश सड़क मार्ग से, स्थल मार्ग से होता रहता था। लेकिन बाद में ईसा पूर्व पहली सदी से शक और पार्थियन और कुषाणों की गतिविधि, आपने देखा, मैंने ये भी बताया था कि कनिष्क ने किस प्रकार से रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। याद होगा आप लोगों को जो मैंने बताया था कि कनिष्क ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। तो उनकी गतिविधियों के कारण स्थल मार्ग से व्यापार करना थोड़ा सा खतरनाक हो गया, संकटापन्न हो गया, इसीलिए फिर जल मार्ग से व्यापार हुआ। यद्यपि ईरान के पार्थियन लोग भारत से लोहा और इस्पात का निर्यात, मतलब एक्सपोर्ट, निर्यात करते थे, फिर भी वे ईरान के और भी पश्चिमी इलाकों के साथ भारत के व्यापार में बाधा डालते थे। तो ये जो पार्थियन, ठीक है, और कुषाण और ये लोग थे ना, ये व्यापार में उस इलाके में बाधा डाला करते थे, और इसीलिए पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा। तो पहले व्यापार होता था स्थल मार्ग से, और वो अच्छी अवस्था में था भारत और रोमन साम्राज्य के बीच। लेकिन बाद में जब दूसरे आक्रमणकारी आए, उनका राज्य बीच में आया, उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया, तो हम देखते हैं कि व्यापार समुद्री मार्ग से धीरे धीरे होने लग गया। फिर इसमें एक और चीज़ हुई, मानसून के रहस्य का पता लगा। आप सभी जानते हैं मानसून वाला मामला, हर साल हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु के बाद, हम बात कर रहे हैं जून के जुलाई के आसपास, हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर होने के कारण हम सभी जानते हैं कि निम्न वायुदाब, बहुत निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है हमारे यहाँ पर उत्तर भारत के मैदान और आसपास इलाकों में। तो हर साल हवाएं भूमध्य रेखा को क्रॉस करके दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में एंटर करती है। तो अगर आप मान लीजिए कि जुलाई अगस्त के समय में, जून जुलाई के अगस्त में भारत आएंगे अरब सागर से, तो आसानी से आ सकेंगे। क्यों? क्योंकि हवाओं की दिशा यही है। आप सभी को पता है ना, मानसून का पता लगा लिया एक बार, जब इसका रहस्य समझ में आएगा कि हर साल कब कब आता है, तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार से हवाएं चलती हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? दक्षिण पश्चिमी हवाएं, साउथ वेस्ट मॉनसून। कब आता है? जून जुलाई।
तो उस समय में बहुत ज़्यादा निम्न वायुदाब के क्षेत्र बनने के कारण मानसूनी हवाएं भारत की ओर आती हैं। तो एक बार जब मानसून के रहस्य का पता चल गया तो उसके फलस्वरूप नाविक अरब सागर के पूर्वी तटों से उसकी पश्चिमी तटों का सफ़र आराम से, ठीक है, काफ़ी कम समय में कर सकते थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको हवाओं की दिशा में जाना है। हवाएं जिस तरफ हैं, अगर दक्षिण पश्चिमी हवाएं तो आप आसानी से भारत आ सकते हो, अगर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं तो आसानी से भारत से जा सकते हो। तो एक बार इस रहस्य से पर्दा उठने के बाद हमारे यहाँ पर इन लोगों को आने जाने में और फ़ायदा हुआ। वे भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर आसानी से पहुँच सकते थे। इसमें आप देखोगे भड़ोच पश्चिमी समुद्र तट पर, सोपारा और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह का नाम सुना होगा आपने, और अरिकमेडु, ये वो बंदरगाह हैं जिन पर आराम से आया जा सकता था, व्यापार किया जा सकता था। इन सभी में भड़ोच जो गुजरात में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और उन्नतशील था, वहाँ सातवाहन राज्य के उत्पादन, ठीक है, पहुँचते ही थे। शक और कुषाण राज्य की वस्तुएं भी पहुँचती थी भड़ोच में। इसके बाद हम देखते हैं शक और कुषाण लोग भी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी समुद्र तट तक दो मार्गों से जाते थे। दो मार्ग कौन से? ठीक है, एक मार्ग जो दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे और मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भी जुड़े थे। तो अगर आप देखोगे शक और कुषाण, ठीक है, ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से, पश्चिमोत्तर मतलब हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका, पंजाब वाला इलाका, वहाँ से पश्चिमी समुद्र तट तक, हमारे अरब सागर के तट तक, ठीक है, दो मार्गों से जाते थे और ये दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे। इसमें पहला मार्ग उत्तर से सीधे दक्षिण की ओर जाता था, ऐसा सीधा, है ना, तक्षशिला को निचली सिंधु घाटी से जोड़ देता था और वहाँ से वो भड़ोच चला जाता था। दूसरा मार्ग उत्तरापथ के नाम से जाना चाहता था, ठीक है, ये ज़्यादा चलता था। तो दो मार्ग थे, एक उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था और एक ये उत्तरापथ वाला मार्ग था। इसके बाद विदेश व्यापार, हम इस काल के विदेश व्यापार की बात करें तो भारत और रोम के बीच, रोम का मतलब इटली, ठीक है, व्यापार तो भारी मात्रा में चला, लेकिन इस व्यापार में साधारण लोगों के रोजमर्रे के काम की चीज़ें शामिल नहीं थी। व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ हमारे और रोम के बीच में उस काल में, लेकिन आम लोगों की चीज़ें उसमें नहीं होती थी। बाजार में विलास की वस्तुएं खूब चलती थी, जो अभिजात वर्गीय आवश्यकताएं, मतलब विलासिता की वस्तुएं, ऐशो आराम की वस्तुएं ज़्यादा चलती थी। रोम वालों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिण हिस्से से व्यापार करना शुरू किया, इसीलिए उनके सबसे पहले के सिक्के हमें तमिल राज्यों में मिलते हैं, जो सातवाहन के राज्य क्षेत्र के बाहर है। तो सबसे पहले रोम वालों ने व्यापार कहाँ से किया? ठीक है, सबसे पहले रोम वालों ने व्यापार दक्षिण से किया। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें सबसे पहले जो सिक्के मिले हैं रोमन साम्राज्य के, वो हमें मिले हैं तमिल राज्यों से। तो ऐसा माना जाता है कि सुदूर दक्षिण से उन्होंने अपने व्यापार का भारत में आरंभ किया था। क्या व्यापार करते थे, क्या जाता था और क्या आता था? तो मुख्यतः मसाले। ये आपको समझ में आना है कि प्राचीन काल से ही भारत का ये व्यापार बहुत फला फूला और उन्नत अवस्था में रहा। जब हम बात करते हैं पुर्तगाली भारत में आए आधुनिक काल में, जब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश आए तो वास्को डी गामा और ये सब के बाद जब हम बात करते हैं तो ये सीधे समुद्री मार्ग से आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत और यूरोप के बीच में पहले व्यापार नहीं होता था। भारत और यूरोप के बीच में इस काल से ही व्यापार हो रहा है। रोम और इंडिया के बीच में व्यापार इसी काल से हो रहा है और ये मसाले ही थे। हालांकि मार्ग अलग था। पहले मार्ग जाता था भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और इधर से होते हुए, तो ये मार्ग शुरू से था जिस पर रोम वालों का पूरा के पूरा अतिक्रमण था। रोम वालों का अतिक्रमण इस पूरे मार्ग पर था, इस पूरे व्यापार पर था। तो ये ज़्यादातर, ठीक है, तो दक्षिण भारत जो मसालों के लिए फेमस था, वहाँ से रोम वाले क्या मंगाते थे? मसाले मंगाते थे। वो मध्य और दक्षिण भारत से इसके अलावा मलमल मतलब रेशम, मोती, रत्न और माणिक्य ये भी मंगाया करते थे। लोहे की वस्तुएं, खासकर बर्तन, रोमन साम्राज्य में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी।
ठीक है, ये सब भारत से निर्यात होता था। मोती, हाथी दांत, रत्न और ये सब कुछ हमारे यहाँ पर रोमन साम्राज्य में भेजा जाता, खासकर मसाले और मोती। रेशम जो था वो चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क रूट, सिल्क रूट के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से जाता था उस काल में। लेकिन बाद में जब ईरान और उसके पड़ोस के क्षेत्रों में पार्थियनों का शासन हो गया तो फिर रेशम मार्ग में कठिनाई पैदा हुई, इसीलिए रेशम के व्यापार का मार्ग कुछ बदल गया और अब वह हमारे देश के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए पश्चिम भारत के बंदरगाह पर आना। ठीक है, क्लियर। तो रेशम वाला मार्ग उस समय में बड़ा महत्वपूर्ण था, जहाँ से बहुत ज़्यादा रेशम का व्यापार होता था और वो सीधा चीन से सीधा रोमन जाता था। लेकिन बीच बीच में बहुत सारी समस्याएं आने की वजह से मार्ग में थोड़ा परिवर्तन हुआ। कभी कभी चीन से रेशम भारत के पूर्वी समुद्र तट होते हुए भी भारत आता था और तब वह यहाँ से पश्चिमी देशों को जाता था। तो चाइना से भारत के पूर्वी समुद्री तट पर, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु के तट पर, और वहाँ से वो पश्चिमी देशों को जाता था। ये उस काल के व्यापार की बात हो रही है। ठीक है, बदले में रोम क्या भेजता था? बदले में रोम के लोग भारत को शराब, ठीक है, शराब के दो थे कलश, मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र, ये भेजा करते थे। अब आप सोचिए, इस व्यापार में फ़ायदा किसका होगा? हम भेज रहे हैं मसाले, हम भेज रहे हैं हाथी दांत का सामान, हम भेज रहे हैं विभिन्न प्रकार के आभूषण, मोती आदि। उधर से वो क्या भेज रहे हैं? शराब और मिट्टी के अन्य प्रकार के उत्पाद। तो डेफिनेटली भारत को बहुत फ़ायदा होता था, ठीक है, उस पूरे व्यापार में। ये वस्तुएं पश्चिम बंगाल के तामलुक, पौंडीचेरी में, दक्षिण भारत के कई सारे स्थानों में खुदाई से मिली है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस व्यापार में भारतीयों को फ़ायदा होता था। रोम से भारत आई वस्तु में सबसे ज़्यादा महत्व है ढेर सारे रोमन सिक्के जो सोने और चांदी के हैं। तो भारत जब यहाँ से सामान भेजता था और बदले में रोमन साम्राज्य से बहुत सारा सोना चांदी हमारे देश में आया करता था। रोमन में एक लेखक है रोम का, प्लिनी नाम सुना होगा आपने, जिसने किताब लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। ये इसी की किताब है। प्लिनी ने अपनी एक पुस्तक में नेचुरल हिस्ट्री में लिखा है, और लिखा क्या है? अफसोस जाहिर किया है, इस बात पर दुख जताया है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा है। मतलब वो भारत को सोना दे रहा है, खूब सारा सोना दे रहा है, और सोना देते दे के खुद क्या हो रहा है? खुद खाली होता जा रहा है, कंगाल होता जा रहा है, और बदले में भारत को लखपति करोड़पति बनाता जा रहा है अपना पूरा। और क्या ले रहा है बदले में? बदले में भारत से मसाले ले रहा है। तो एक समय ऐसा रहा है इतिहास में कि जब भारत ने सिर्फ मसाला खिला के लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोना कमा लिया। सोचने वाली बात, स्वर्ण। तो ये आप देख सकते हो कि प्लिनी ने स्वयं अपनी पुस्तक में नेचुरल हिस्ट्री में इस बात पर, क्योंकि वो रोम का ही निवासी था ना, तो अफसोस जताया है, उसको दुख है इस बात का कि रोमन लोग जो है बहुत ज़्यादा सोना भारत में अपना लुटा रहे हैं, भेज रहे हैं। अब आइए शहरी बस्तियाँ। शिल्प और वाणिज्य में, जो व्यापार में, वाणिज्य में और बढ़त, जो भी फायदा हुआ, उन्नति हुई और मुद्रा के अधिकाधिक प्रयोग हुए, उसके परिणाम स्वरूप इस काल में अनेक नगरों की श्री वृद्धि, मतलब बहुत सारे नगरों की उन्नति हुई, जैसे वैशाली, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, मतलब हमारा नई दिल्ली वाला इलाका। इन सभी उत्तर भारतीय नगरों के उल्लेख साहित्य ग्रंथों में मिलते हैं और कुछ वर्णन चीनी यात्रियों ने भी किए। ये वो बड़े नगर थे जो उस काल में, ठीक है, उस काल में क्या है, बहुत ज़्यादा फले फूले। किस कारण से? व्यापार और वाणिज्य के कारण। तो इस प्रकार से बहुत सारे नगरों का उदय हुआ। सबसे महत्वपूर्ण नगर उज्जैनी, जिसको आजकल आप लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शहर था उज्जैन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बड़े मार्ग मिलते थे, एक कौशाम्बी से आने वाला
और दूसरा मथुरा से आने वाला। तो दो रास्ते, ठीक है, के मिलने के कारण हम देखते हैं कि उज्जैन का जो उस समय, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, महत्व बढ़ गया। आज के समय में उज्जैन को आप देखते हैं तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उस ज़माने में ये अपने आप में बहुत समृद्ध नगरी हुआ करती थी, क्योंकि उस काल में जैसे आजकल आप बम्बई देखते हैं, ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में, वैसे ही उज्जैन व्यापार और वाणिज्य में बहुत आगे था। उसका कारण यही था कि वो एक प्रकार से जंक्शन था जहाँ से विभिन्न प्रकार अलग अलग मार्ग जाया करते थे। इसका महत्व इसलिए भी था कि यहाँ से गोमेद और इंद्रगोप कार्नेलियन पत्थरों का निर्यात होता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्थर भी हैं, ठीक है, जहाँ से इसका निर्यात होता था, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों में नगरों की उन्नति इसलिए हुई कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस काल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कुषाण हो चाहे सातवाहन हो, उन्होंने बहुत, कनिष्क ने कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और हम बार बार बोलते हैं कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के काल में, कुषाण काल में जारी हुए। तो ये समृद्धि आई कहाँ से, इसका कारण क्या है? इसका कारण है रोमन साम्राज्य के साथ होने वाला वही व्यापार जिसमें इनको बहुत ज़्यादा फायदा, प्रॉफिट था। भारत रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग और मध्य एशिया के साथ भी व्यापार करता था। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नगर इसलिए फलते फूलते रहे कि कुषाण शक्ति का केंद्र पश्चिमोत्तर भारत था, इसलिए इनका भी विकास हुआ। इसके बाद तीसरी सदी से जब रोमन साम्राज्य ने भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, अब देखो, पहले हम इसलिए फले फूले क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ में बढ़िया व्यापार चल रहा था। हमें मसालों के, हाथी दांत के और कुछ वस्तुओं के बदले में बहुमूल्य सोना मिल रहा था। तो रोमन साम्राज्य के इस फायदे के व्यापार का बहुत ज़्यादा लाभ हमने उठाया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य ने तीसरी सदी के आसपास भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया तो फिर हमारे जो नगर हैं, ठीक है, अपने शिल्पियों और वणिकों का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए। तो अचानक से जो व्यापार इतना फल फूल गया था, इतना वाणिज्य आगे बढ़ गया था, कई प्रकार के शिल्पी थे, कई प्रकार की श्रेणियां देख ली हमने, सब देखा, अब ये कम होने लगा। क्यों? क्योंकि अब वो पैसा नहीं रहा, वो जो धंधा था वो घाटे का हो गया, वो व्यापार घाटे का हो गया। तो धीरे धीरे यहाँ पर कई सारे नुकसान हुए। दक्कन में हुई खुदाइयों से भी सातवाहन काल के बाद से नगर बस्तियों के ह्रास का संकेत मिलता है। ठीक है, तो दक्कन में जो खुदाई हुई है उससे भी हमें नगर बस्तियों के, मतलब नगर बस्ती से मतलब है कि जो भी हम सातवाहन काल के बाद में देखते हैं नगर आदि, उसमें भी कमी हुई है, क्योंकि पहले बहुत सारे नगर फल फूल रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो सेशन था, इस सेशन में हमने देखा कि मौर्योत्तर काल में कुषाण और सातवाहन और इन लोगों के काल में किस प्रकार का हमारा रहा है शिल्प, क्योंकि ये अपने आप में शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का चरम उत्कर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि भारत का इस काल का व्यापार इतिहास में एक नज़ीर बना हुआ है। बहुत ज़्यादा मिसाल के तौर पर इसको लिया जाता है, क्योंकि बहुत प्रॉफिट में था, बहुत फ़ायदे में था। बाद में रोमन साम्राज्य से व्यापार समाप्त हो गया, फिर भारत का व्यापार इतना ज़्यादा उन्नत अवस्था में नहीं देखा जाता, और उसके कई कारण हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये सेशन जो था आज का वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। बड़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इतना सारा कंटेंट लाने में, इकट्ठा करने में, ठीक है। और दूसरा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं विथ माय रेफरल कोड, यूज़ द रेफरल कोड CK Live। अगर आप हिस्ट्री, ये सारे की सब्जेक्ट हैं, GS के इतने सारे की सब्जेक्ट्स और इतना पूरा कंप्लीट अगर आप मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से करना चाहते हैं पर्सनली, तो आप लोग CK Live रेफरल कोड यूज़ करिएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट, मेरे साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से लेकर हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, गुड लक, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।